जनरेशन ज़ेड और नेपाल का विद्रोह। 2006 में नेपाल में राजशाही, राजतंत्र का अंत हुआ था और लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। उसके बाद कई बार कांग्रेस और वामपंथी दलों की सरकार रहे, कई प्राइम मिनिस्टर बदलते रहे। उम्मीद ये थी कि राजतंत्र की समाप्ति के साथ जब लोकतंत्र आएगा तो लोगों में खुशहाली बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता रहा, बेरोजगारी बढ़ती रही, अमीर लोगों के बच्चे अमीर और हाई प्रोफाइल पार्टी में दिखते नजर आए। उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल ने लोगों को प्रोवोक किया और नेपाल में कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री ओपी शर्मा ओली फेल, उनके खिलाफ विद्रोह हुआ, सुप्रीम कोर्ट से लेके और संसद भवन तक जलाए गए, कई लोगों की पिटाई हुई, कई लोग मारे गए, गोली चली। तो ये जो लोकतंत्र को एक रोशनी देने वाले हैं, जनरेशन जेड, क्या अ, डिजिटल बुक है या कुछ और है? क्यों फेल हुए वामपंथी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ओली? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे चर्चा इस एपिसोड में है। राकेश मनचंदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या कैसे देख रहे हैं। जी, नमस्कार। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले लोकतंत्र को नई रोशनी देने वाले, डिजिटल लोकतंत्र को नई रोशनी देने वाले जनरेशन जी को बहुत-बहुत बधाई आपके अम्बेडकर नामा चैनल के थ्रू। और अ, जैसा आपने कहा था कि राजशाही के खिलाफ भी विद्रोह हुआ था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे इतने ज़्यादा लोग ना 250 लोग ना जख्मी हुए, और अब 20 से लेकर 31 लोगों की जानें जा चुकी है। और देखा ये जा रहा है कि ये विद्रोह डिजिटल है, या या इसके पीछे कोई अ, बाहर की शक्तियाँ भी है। तो सबसे पहले तो नेपाल के युवाओं की जो डिजिटल भूख और जो गुस्सा था, क्योंकि उनको रोज़ी-रोटी नहीं मिल रही है और उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही है, उनको सैलरीज़ ठीक नहीं मिल रही है। 20% नेपालीज़ जो हैं वो देश को छोड़ कर के बाहर जो है बहादुर की तरह मिलिट्रीज़ जॉइन कर रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ को जॉइन करते हैं। तो युवाओं ये जो विजय हुई है, ये उन लाखों लाख युवा जनरेशन ज़ेड की है, जो प्रकृति और सच्चाई से जुड़े रहे हैं। और युवाओं की जो स्वाभाविक शक्ति होती है, वो ये होती है कि वो कभी भी तानाशाही के विरोध में हमेशा ही रहते हैं। और ये वो युवा रहे जिनको लोग कहते थे, भाई ये तो गोरखा हैं, ये नेपाली हैं, ये निकम्मे हैं, ये बेकार हैं, ये बेरोजगार हैं। और एक आप अगर इसमें तुलना करेंगे तो ये हार्ड मिलिट्री और सैनिक ट्रेनिंग की भी है। जो मिलिट्री है, सैनिक है, जो नेपाल के सैनिक और मिलिट्री है, वो पूरी दुनिया में बहुत उसको उसका मान-सम्मान है। और उस अभ्यास की भी हार है, जो हर हाल में लूट और झूठ के ताकतवर मालिक के हक को दबाना और छिपाना ये लगातार चाहते हैं। ये वही बहादुर देश है जिसने अमेरिका को बिल्कुल मना कर दिया था कि हमारे इमिग्रेंट्स को आप हथकड़ी और बेड़ियां डालकर वापस नहीं भेजेंगे, जबकि भारत इस मामले में हमेशा चुप रहा और भारतीयों को बेशर्मी से बेड़ियां और हथकड़ियां पहना करके अमेरिका ने वापस भेजा था। और अ, अब अब आप इसमें एक मुद्दा ये आता है कि देखिए कि जो करप्शन है, वो करप्शन पे काबू कैसे किया जाए। तो दुनिया के तमाम 10% जो शासक वर्ग है, वो चाहे, जो 192 देश हैं, वो चाहे तो करप्शन में 2 मिनट में काबू कर सकते हैं। मैं इस बैकग्राउंड में अपने 2 कार्टून्स का इस्तेमाल करता हूँ। आपको भी मैंने वो भेजे हैं, आप वो दिखा सकते जी। हैं हुँ, कि जो देखिए, जो समस्याएँ हैं, जैसे हमारे को भूख है, या 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 हमें धूप चाहिए, या छाँव चाहिए, या हमें हवा चाहिए, पानी चाहिए, ये तो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं। इसी तरीके से जो बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार, करप्शन है, गरीबी है, भूख है, और इसी तरीके से आपका जो आतंकवाद है, वो सिर्फ़ एक
देश की समस्या नहीं है, वो अब एक यूनिवर्सल समस्या है, वो ग्लोबल समस्या है। उससे सभी देश जो है, सभी 700 करोड़ जो पृथ्वीवासी है, वो जूझ रहे हैं और ये इसमें जो भागीदारी है, इसमें जो चालाकी है, वो 10% लोग करते हैं। तो इस पे मैंने ये 2 जो आपको डाले हैं, ये आप दिखा सकते हैं, ये जी, जी। कार्टून। तो अ, इस समस्या पर रोशनी डाल सकती है ये कार्टून्स। और जो इनर करप्शन है, देखिए, जो एक जो डेमोक्रेसी है और जो पूंजीपति मॉडल है, उसका सबसे बड़ा जो देश है, सबसे ताकतवर देश है, अमेरिका है। अमेरिका अपने देश में अपने जनता से बहुत-बहुत डरता है, क्योंकि वहाँ इनर डेमोक्रेसी है। अगर वहाँ की रेज़िडेंशियल सोसाइटी में एक फुव्वारा भी लगाना पड़ता है, तो वो पूछ करके और पूरा हिसाब-किताब पूरा ट्रांसपेरेंट करके ही वो उस रेज़िडेंशियल सोसाइटी में जो है फुव्वारा लगा सकता है। लेकिन अमेरिका के बाहर जब नेता लोग निकलते हैं, कंपनियाँ निकलती हैं, तो वो वो टोटल भूखे भेड़ियों की तरह, भूखे शेर की तरह वो टोटल करप्शन करती हैं पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया में वो एमपीज़ को खरीद लेती हैं। वहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की बात होती है। वो हथियार बेचने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। तो अब एक जो संस्कृति है, वो संस्कृति जो है वो टोटल यही है कि आज जो संस्कृति मॉडल है, वो पूंजीपति मॉडल है। चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, हर किसी को पूंजीपति मॉडल की गोद में ही बैठना है। ऐसा कोई देश नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं या लोग बता रहे हैं कि जो नेपाल में कम्युनिस्ट थे, वो तो बहुत ईमानदार होते हैं और वो संविधान की भी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर उनके बीच में ये भ्रष्टाचार का कीड़ा कहाँ से आ गया? तो मैं तो बिल्कुल साफ कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में जब तक जो मॉडल है, वो एक ही मॉडल है और वो है पूंजीपति मॉडल। उस पूंजीपति मॉडल में व्यापार के थ्रू ही पूरा का पूरी दुनिया चलती है। यानी आपने देखा होगा, खाली एक दोहा है हिंदी का, आप तो इतिहास के प्रोफेसर हैं। एक दोहा है हिंदी का, खाली पेट ना भजन हुए गोपाला, ये पकड़ अपनी कंठी और ये पकड़ अपनी माला। तो एक तो बगैर व्यापार के पूरी दुनिया नहीं चल पा रही है। और जब दुनिया के बीच में जो जो लेन-देन होता है, उसमें डॉलर डोमिनेट करता है। और तीसरा, इस जो नेपाल के एजिटेशन ने एक्सपोज़ किया है, वो है पूरी दुनिया जो है उस पे जासूसी जो होती है, वो गूगल के थ्रू या जो ऐप्स होती हैं, फेसबुक है, और आपका व्हाट्सएप है और तमाम ये अमेरिकन जितने ऐप्स हैं, उनके उनके थ्रू भी होती है। क्यों अमेरिका जो है वो फिज़िकली भी अपने देश के बाहर 800 के करीब उसके पास में जो है सैनिक अड्डे हैं। अगर इस दुनिया में 192 देश हैं, तो एक-एक देश में 4-4 जो अमेरिका के मिलिट्री अड्डे हैं, वो अपनी नज़र गड़ाए बैठे हैं। उसके अलावा भी इंटरनेट से, उसके अलावा भी फ़ेसबुक के थ्रू, उसके अलावा भी ये जो गूगल के थ्रू जो है वो टोटल जासूसी की जा सकती है। अभी जो हमारी बातचीत हो रही है, वो 2 ही देश जान सकते हैं, वो है अमेरिका और चीन। अब अ इसमें मेरी ये समझ है कि जो नेपाल है, उसका सिविलियन तख्तापलट पर सबक जो है दुनिया के तमाम देशों को क्या हुआ। तो मैं ये जो छोटा-सा देश है, ये 3.5 करोड़ ही लोग हैं, लेकिन इनका एक्सपोज़र जो है, क्योंकि हर 5वाँ नेपाली जो है, वो देश के बाहर अ, अपने रोज़ी-रोटी के लिए निकलता है। और पूरी दुनिया में जो बहादुर हैं, जो पूरी दुनिया की आर्मी है, वो इनका सम्मान करती है। अभी रशिया में 15,000 नेपालीज़ को हायर किया गया। इंडियन आर्मी भी बहुत बड़े पैमाने पे नेपालीज़ को अपने आर्मी में हायर करती है, क्योंकि इनमें लड़ने-मरने का जज़्बा है। उनके खिलाफ में लोगों का जो गुस्सा था, वो अहिंसक तरीके से था, क्योंकि उनके हाथ में कोई हथियार नहीं थे और
31 लोगों के मारे जाने के बाद ही ये एक नई व्यवस्था जो है वो नेपाल में देखने को मिल रही है। अब अगला एग्जाम आएगा वो डिजिटल नेपालीज के रूप में आएगा कि भाई क्या नेपाल जो है वो उसके पास में इतनी ताकत है कि वो या इंडिया या कोई भी देश जो है वो चीन की तरह अमेरिका के गूगल को कंपटीशन दे और एक अपना गूगल खड़ा कर ले, अपना इंटरनेट खड़ा कर ले, एक अपना फेसबुक खड़ा कर ले, इतना अपना व्हाट्सएप खड़ा कर ले। तो ऐसी संभावना अभी निकट भविष्य में इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया अगर 0.65% अपनी जीडीपी का R&D में लगा रहा है तो नेपाल जो है 0.30% ही लगा पा रहा है। इंडिया में कम से कम 2.5 लाख लोग हर साल जो है देश छोड़कर प्रदेश जाते हैं कि उनको एक अच्छी नौकरी मिले, जबकि नेपाल 3.5 करोड़ का एक छोटा सा देश है, 3.5 करोड़ पॉपुलेशन का। वहां लगभग 8.2 लाख जो लोग हैं वो नेपाल छोड़ करके हर साल जाते हैं। तो ये इस बैकग्राउंड में मुझे लगता है कि अगर आपके दर्शकों तक ये संदेश पहुंचेगा तो वो इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आखिरकार ये ओली फेल क्यों? जी देखिए, ग्लोबल देखिए ये आपने बहुत ही इंटेलिजेंट और गहरा क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर रतन लाल। एक्सपेक्टेशन जो थी वो जो कम्युनिस्ट शासक है उनकी गठबंधन जो था वो कांग्रेसी नेपाली पार्टी के साथ था। उसमें एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पूरा का पूरा जो सेटअप है वो पूरी की पूरी दुनिया में कहीं भी कोई समाजवाद देश नहीं है, कहीं भी कोई कम्युनिस्ट देश नहीं है। जो चीन है वो उसने पूंजीवादी मॉडल में आगे बढ़ करके जो है अब धीरे 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 उसने अमेरिका को मात दी है। तो जब वो पूरी दुनिया में कोई मॉडल ही नहीं है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन चकनाचूर हुई। उनको लगा कि भाई ये तो कम्युनिस्ट जो थे ये कह के आए थे कि सबको रोजगार देंगे, सबको अच्छा काम देंगे, और लोगों का दिल टूटा, लोग सड़कों पे आए, लोगों ने अपनी जान पे खेल करके ये तख्ता पलट किया। तो ये सिविलियन तख्ता पलट है, ये क्लासिकल एग्जाम्पल है। इसको इतिहास में इस तरीके से स्टडी किया जाएगा। उसी तरीके से बांग्लादेश में भी हो रहा है, अभी फ्रांस में भी, बांग्लादेश में हो चुका है, श्रीलंका में हो चुका है, लेकिन वहां पे कम्युनिस्ट नहीं थे। फ्रांस में भी हुआ है, क्योंकि जब आप जो है फ्रांस में लोगों की पेंशन को रोकेंगे, लोगों के 8 घंटे के काम करने के मूल्यों को आप उस पे आप कुठाराघात करेंगे, उस पे अटैक करेंगे, तो लोग निश्चय ही सड़कों पे जरूर आएंगे, क्योंकि जो देश है वो जनता से बनता है, ना कि वो बड़ी बड़े वादों से या बड़े बड़े संविधान के कथन से बनता है। ये भी आप याद रखें कि भारत की भी छवि अच्छी नहीं है नेपाल में। भारत भी चाह रहा है कि किसी तरीके से जो है नेपाल जो है वो वापस मनुवादी अपनी स्टाइल में आ जाए, मनुवादी तरीके में आ जाए, वो अपना हिंदू राष्ट्र बन जाए। और इस पे उन्होंने एक पार्टी का भी गठन किया जिसमें 40 लाख के लगभग लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जिसको बीजेपी की जगह एनजेपी नेपाल जनता पार्टी का नामकरण दिया गया है। तो इस बैकग्राउंड ये है कि लोगों को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, कोई भी रहे, लोगों को तो अच्छी सुविधा चाहिए और लोगों को आज़ादी चाहिए। और उनको यह नहीं मालूम था कि ये अमेरिकन जो जो एप्स हैं, जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वो उनको आज़ादी तो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ वो जैसे मिडल ईस्ट में एक स्प्रिंग करके एक आंदोलन फूटा था, उसमें भी जो है सोशल मीडिया का अमेरिका ने इस्तेमाल किया था। अमेरिका के पास में और उसकी कंपनियों के पास में एक बहुत बड़ा अवसर था, अपॉर्चुनिटी थी
कि वो अपनी फ़ेसबुक को, अपनी व्हाट्सएप को, अपनी इंस्टाग्राम को काठमांडू पे रजिस्टर कराएँ। बार-बार ओली सरकार ये उनको चेतावनी दे रही थी कि आप हिंदुस्तान की तरह और बाकी देशों की तरह अपनी-अपनी जो ये एप्लीकेशंस हैं, उसको रजिस्टर कराएँ, जिससे थोड़ा बहुत हम भी कमाएँ। जो 10% लोग होते हैं, वो कहते हैं, "भई तुम भी कमाओ, हम भी कमाओ हम भी कमाएँ", और फिर जो है उस पे एक कुछ आप भी नज़र रखो लोगों पे, अमेरिका भी नज़र रखे लोगों पे, और नेपाल के जो शासक हैं, वो भी नज़र रखे लोगों के। जैसे मैं हूँ, जब मैं अफ्रीका छोड़ के यहाँ आया, तो मेरे को 15 साल की फ़ेसबुक ने मुझे बैन किया। कि आप हमारे स्टैंडर्ड से मीट नहीं करते। हमने आपके अफ्रीका के फ़ोन पर आपका हमने ओटीटी भेजा है। तो मैंने उस चीज़ को चैलेंज किया, वो आज भी चल रहा है, क्योंकि जो है मेरे लिखे हुए बातचीत जो है, वो सच्चाई से ज़्यादा जुड़ती है। जब सच्चाई से ज़्यादा जुड़ती है, तो फ़ेसबुक उसको कहती है कि ये आप हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते। तो इस तरीके से एक रस्साकशी का चलिए माहौल है, जो चल रहा है नेपाल में। चलिए बांग्लादेश, श्रीलंका, उधर फ्रांस, इधर पाकिस्तान में जो हो रहा है सब देख ही रहे हैं और नेपाल, इसका क्या मैसेज है मतलब भारत जैसे देशों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो भारत जैसे देशों के लिए और सभी देशों के लिए, 190 देशों के लिए ये है कि जब एक छोटा-सा देश जो 40 साल पहले भारत से भी गरीब था, वो अब अपने आप को डिजिटल वर्ल्ड में अपना गूगल, अपना व्हाट्सएप, अपनी सब चीज़ें, अपनी सॉवरेनिटी को सेफगार्ड कर सकता है। तो हम हर चीज़ जो है अमेरिका पे सबसे पहले ना छोड़ें। और हमें अपना डिजिटल गणराज्यों पर अपना खुद का आर्टिकुलेशन करनी पड़ेगी, और अपने सही चौकीदारों को हम अलग-अलग देशों में अगर चुन पाएँगे, और सबको शिक्षा, सबको काम दिया जाएगा। हर देश के संविधान की रिस्पेक्ट की जाए, क्योंकि हर देश के संविधान जो था, वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही इमर्ज हुए थे, और उसमें मानवीय मूल्य को बहुत बहुत बड़ी अहमियत दी गई है। अब जो शासक वर्ग है, वो ये चाहता है कि भई अमेरिका भी जासूसी कर ले फ़ेसबुक से, और नेपाल भी कर ले, इंडिया भी कर ले, और लोगों को दबा दिया जाए। ये अब धीरे-धीरे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोगों में जागरूकता आ रही है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया मनचंदा साहब, ये राकेश मनचंदा साहब थे और वीकली एक एपिसोड इनके साथ हम लगातार करेंगे। कुछ व्यस्तता मेरी अभी बढ़ी है, लेकिन तब तक फिलहाल आप देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी, शुक्रिया। थैंक यू सर।